बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे वर्कशीट नंबर 58 का, जो क्लास 10th की आपके सामाजिक विज्ञान के इतिहास पुस्तक से संबंधित है। बच्चों, हम लोगों ने इस टॉपिक पर यानी भारत में राष्ट्रवाद की टॉपिक पर बहुत सारे प्रश्नों को पिछले वर्कशीट में हल किए थे। तो आज हम उसी पार्ट से संबंधित बड़े प्रश्नों को यानी 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों के हल करके देखेंगे कि किस तरह से हम उनके उत्तर पेपर्स में लिख सकेंगे और किस तरह से इन चीज़ों को हम समझते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट आपकी पुनरावृत्ति से संबंधित है, तो इससे डिटेल वर्कशीट आप कर चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एक एक प्रश्नों को कि इन प्रश्नों के उत्तर हमें किस तरह से लिखनी है। बच्चों, पढ़ाई के दौरान हमने इससे संबंधित एक थॉट विकसित की थी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ। तो उस संदर्भ में बहुत सारे चीज़ों को हमें जानना होता है और उनको प्रश्नों के माध्यम से लिखना होता है। तो हम जानेंगे कि किन प्रश्नों के उत्तर लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना है और उन्हें किस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आप देखेंगे कि शुरू के हिस्से में 10 प्रश्न दिए हुए हैं और बाद के में आपके स्रोत आधारित प्रश्न भी एक दिए हुए हैं, जिसमें से एक कंटेंट दिया हुआ है और उसके आधार पर 4 प्रश्न लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू के प्रश्नों को करेंगे, इसके बाद कंटेंट पढ़ेंगे और इसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे? इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में असहयोग आंदोलन के कारण पूछ रहे हैं कि किस कारण से शुरू किया गया, और दूसरे में पूछा गया है कि इसमें समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने किस तरह से हिस्सा लिया, किसने नहीं हिस्सा लिया, उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका उत्तर। असहयोग आंदोलन के आरंभ किए जाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्वराज प्रदान करने के वादे से मुकर जाना। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण। भारत विरोधी रॉलेट एक्ट का पारित होना। 13 अप्रैल 1919 की जालियांवाला बाग के हत्याकांड की घटना और 1920 की कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित होना। तो इन घटनाओं के कारण असहयोग आंदोलन शुरू हो सका। अब इसके दूसरे भाग का उत्तर देखेंगे कि इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने निम्न प्रकार से हिस्सेदारी की। पहला, शहरी लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए। बगान के श्रमिकों ने स्वराज की मांग उठाई तथा गांधी जी का साथ दिया। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी अंग्रेजों के खिलाफ अनेक विद्रोह हुए। तो इस तरह से इस आंदोलन के दौरान बहुत सारे वर्गों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। देखते हैं दूसरा प्रश्न। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका योगदान क्या था? तो इसमें भी देखिए 2 प्रश्न हैं, तो दोनों प्रश्नों के हम लोग सीधे उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि भारत में खिलाफत आंदोलन के आरंभ होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, तुर्की अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य के खलीफा, तुर्की के जो सम्राट होते थे उनको खलीफा का दर्जा था, तो वो मुसलमानों के गुरु माने जाते थे, तो उनका अपमान किया जाना। असहयोग आंदोलन में कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को मिलाकर चलने की रणनीति और 1916 के लखनऊ पैक्ट, जो लखनऊ समझौता कहते हैं, उसके बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता। तो इस तरह से कांग्रेस मुस्लिम लीग एक हो गई थी, इसलिए कांग्रेस ने मुसलमानों से जुड़े उनके जो धार्मिक आस्था से जुड़े खलीफा के अपमान पर साथ देने का काम किया और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। अब इस आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा? तो इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ योगदान, और योगदान में हम लिखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता का बीजारोपण। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला, क्योंकि अंग्रेज तो भारत में विभाजन करो, फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे थे, तो यहाँ पर वो फूट डालने में असफल होते हैं, तो इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। तीसरा प्रश्न है, समाज के सभी वर्ग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से समान रूप से प्रभावित नहीं थे। 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वराज की मांग और उस पर आधारित आंदोलनों से समाज के सभी वर्ग के लोग एक समान प्रभावित नहीं थे। यही कारण था कि विभिन्न वर्गों पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ा, जो निम्नलिखित है।
तो अब देखते हैं कि दो खास तौर से प्रमुख वर्गों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। सामान्य जन जो था वो इस आंदोलन के साथ था और गांधी जी के नेतृत्व में पूरा भारत इस आंदोलन को में अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। लेकिन खास तौर से जो दलित वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानते हैं। दलित वर्ग ने अपने लिए अलग से निर्वाचन की मांग उठानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको लगता था कि हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। अंग्रेजों की ही एक चाल भी थी। इसीलिए इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर रहा। ठीक है, गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि अलग निर्वाचन क्षेत्र होने से राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ सकता था। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की भागीदारी कम रही। अब दूसरा देखते हैं मुस्लिम समुदाय में। तो यहाँ पर है मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से अलग रहा और असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रयासों के बावजूद वे इस कार्य में सफल नहीं हो सके। मुसलमानों का वह हिस्सा जो मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। तो इस तरह से ये जो दो वर्ग थे अपनी जो सामाजिक प्रतिबद्धताओं और की आकांक्षाओं के कारण इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए। चौथा प्रश्न देखते हैं। 31 जनवरी 1930 को वायसरॉय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए पत्र में कौन सी दो मांगे की गई थी? नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग क्यों थी? तो बच्चों इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी दो प्रश्न हैं कि भाई कौन सी दो मांग की गई थी। तो मांग तो बहुत सारी की गई थी लेकिन दो प्रमुख मांग थी। 31 जनवरी 1930 को वायसरॉय लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी द्वारा पत्र लिखा गया जिसकी निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण मांग थी। नमक को कर मुक्त कर दिया जाए और राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। ये दो प्रमुख मांग थी जिस पर अंग्रेजों के साथ काफ़ी विवाद हुआ और उस पर बातचीत हुई और अंततः इरविन गांधी जी की मैक्सिमम बातों को मान लिया। तो उसी के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने की स्वीकृति दे दी थी। नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण थी। अभी पूछा था ना दूसरा भाग, नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण क्यों थी? तो नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि नमक का प्रयोग सभी वर्गों के लोग, अमीर गरीब उच्च वर्ग निम्न वर्ग करते थे। यानी ये सबके रोजमर्रा से जुड़ी हुई आवश्यकता थी जिस पर टैक्स लगने से सभी लोग प्रभावित थे। तो इसीलिए गांधी जी ने इस मुद्दे को चुना था ताकि सभी लोग आम जनों को इस आंदोलन से जोड़ा जा सके। पांचवा प्रश्न है, बगानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी। कथन का समर्थन दीजिए। तो गांधी जी जब अपनी बातें कहते थे तो लोग उसके अपने अपने अर्थ लगाते थे और उनको लगता था कि उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला था, क्योंकि वो सही भी था। तो बगान में काम करने वाले लोग महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी एक अलग धारणा बनाए हुए थे जो अधोलिखित है। पहला, उन्हें उम्मीद थी कि उनको गांव जाने की अनुमति मिलेगी क्योंकि वो अपने गांव से दूर बगानों में गुलामों की तरह रखे जाते थे। जिस स्थान पर वह कार्य कर रहे थे वहां से स्वतंत्र रूप से बाहर और भीतर घूम सकेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं था, वहां पर बगानों में एक तरह से वो कैद करके रखे हुए थे। तो उनको उम्मीद थी कि स्वराज मिलेगा तो हमें बाहर भीतर घूमने की आज़ादी मिल सकेगी। फिर उनका मानना था कि गांधी युग आ गया है, अतः उन सभी को अपने गाँव में जमीन दी जाएगी और उनको अपनी खेती करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए मिलेगा। तो ये जो बगान के लोग थे उनकी समस्याओं से जुड़ी हुई उनकी अपनी अवधारणा थी और ये सही भी थी। और जो आज़ादी के बाद इन चीज़ों को मिलने की चाह रखी भी गई थी कि इन चीज़ों को प्रदान किया जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। अब यहाँ देखिए कि स्पृश्यता, छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन कौन से प्रयास किए, ये लिखना है इसमें। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, गांधी जी ने स्वच्छता उन्मूलन के, यहाँ देखिए ये प्रिंट गलत हो गया है, यहाँ होगा स्पृश्यता। क्या हो गया? अस्पृश्यता। या आप इसे ठीक कर लेंगे, यहाँ पर स्वच्छता न होकर के स्पृश्यता उन्मूलन के लिए अनेक कदम उठाए गए। गांधी जी ने दलित समुदायों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। हरिजन मतलब होता है ईश्वर का जन। उनका मानना था कि ये साफ सफाई से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये भी ईश्वर के ही संतान हैं और हम सभी बराबर हैं। तो इसलिए उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया कि वो भी हरि के जन हैं।
दलित समुदाय के मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक कुओं, सड़कों और स्कूलों में प्रवेश के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया गया कि जो दलित समाज के लोगों को इन चीज़ों से, सार्वजनिक चीज़ों से वंचित रखा गया था, उनको भी उसमें हिस्सेदारी मिले और उनमें भी मानवता के नाते उनके साथ भी समानता के साथ व्यवहार हो। उन्होंने स्वयं उन्हें सम्मानित करने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि जो मल साफ करने वाले लोग थे, गली साफ करने वाले, उनके साथ गांधी जी उनकी बस्तियों में रहते थे, उनके साथ उनके दुख सुख को शेयर करते थे, ताकि ये उनको सम्मान महसूस हो, उनको भी महसूस हो कि वो भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि अस्पृश्यता समाप्त नहीं किया गया तो स्वराज 100 साल तक भी नहीं आ सकेगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता का समाप्त करना स्वराज की मांग के लिए काफी जरूरी है। 7वां प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। देखिए इसमें भी 2 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, क्योंकि ये नमक कानून से ही संबंधित था। नमक को मेन मुद्दा बनाया गया था इस आंदोलन में। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है घेराबंदी, कि शराब हम नहीं बेचने देंगे, क्योंकि विदेशी शराब बेची जाती थी जिसका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता था। किसानों ने करों का भुगतान करने से मना कर दिया, क्योंकि अल्टीमेट कर अंग्रेजों को जाता था, जिससे वो और शक्तिशाली होते थे, वो धन कमाते थे, इसलिए भुगतान करना मना कर दिया। आदिवासी लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया और विद्यार्थी वकीलों ने सरकारी संस्थाओं का और सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया। यह सरकारी संस्थाओं और सरकारी स्कूलों का बहिष्कार का मतलब है अंग्रेजों की संस्थाओं और अंग्रेजों के स्कूलों का बहिष्कार किया जाना। दूसरा भाग है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से निम्न प्रकार भिन्न था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कानूनों की अवज्ञा थी, नाम से ही स्पष्ट है अवज्ञा, जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करना था। देखिए दोनों में नाम से स्पष्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता था, ठीक है, जबकि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति थी। यहाँ हम जानेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने 1927 से पहले तक जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उसका उद्देश्य डोमिनियन स्टेट की स्थिति थी, यानी अंग्रेज रहें लेकिन हमें अपने शासन करने की खुद स्वतंत्रता मिले, ऐसा था, यानी स्वराज शब्द था उस समय। लेकिन 1927 के बाद से स्थितियां बदलती हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज जिसे कहते हैं उसकी मांग चली कि अंग्रेज पूरी तरह से यहाँ से चले जाएं और हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हों। तो इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत में विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसमें महिलाओं की भूमिका लिखनी है। तो भारत के विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका निम्नलिखित थी। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में महिलाओं की भागीदारी अधिक थी। भारत के विभिन्न आंदोलनों में महिलाएं सक्रिय रहीं। गांधी जी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई। दांडी मार्च तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने व्यापक भागीदारी की। तो इस तरह से महिलाओं ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित जाति के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की अपनी मांग छोड़ने पर सहमति जताई थी, क्योंकि उस समय तक ये मांग चल रही थी कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, जिसका गांधी जी विरोध कर रहे थे। और गांधी जी का मानना था कि अगर हमने ऐसा स्वीकार कर लिया तो इससे दलित समुदाय हमेशा हमेशा के लिए बाकी समुदाय से अलग थलग पड़ जाएगा या अलग हो जाएगा। लेकिन गांधी जी का विचार था कि हमें दलितों को अलग नहीं करना, बल्कि समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है और सभी भारतीयों को एक साथ लाना है। तो इसके लिए वो चाहते थे कि आरक्षण भले हो जाए। इसीलिए देखेंगे गांधी जी ने आज़ादी के बाद दलितों को आरक्षण देने का भरोसा दिखाया था, ताकि उनका विकास हो सके और वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। तो इस प्रश्न का आप ऐसे उत्तर लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न है, यहाँ देखेंगे, भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। तो भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किए जाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सभी सदस्य ब्रिटिश थे।
इसीलिए मेन विरोध हुआ था, क्योंकि उसमें भारत का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था, जबकि साइमन कमीशन द्वारा रिपोर्ट भारत के लिए तैयार की जानी थी, यानी भारत की स्थिति पर विचार करने के लिए, और भारत का कोई मेंबर ही नहीं था। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की मांग की अनदेखी की गई थी, इसीलिए भारतीय लोग साइमन कमीशन का पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। तो बच्चों आइए अब देखते हैं स्रोत आधारित प्रश्न। इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आप देखेंगे स्रोत दिया हुआ है, कुछ कंटेंट दिए हुए हैं, इसको पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इस कंटेंट को ध्यान से पढ़िए, मैं भी यहाँ पढ़ करके सुना रहा हूँ आपको। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के मार्ग को आत्मसात कर लिया है। तो आप देखेंगे इस वर्कशीट में इस जो कंटेंट जो दिया हुआ है, इसमें दो प्रमुख चीजों के बारे में लिखा गया है, एक सत्याग्रह और दूसरा अहिंसा के बारे में। यानी भारतीयों के लिए अहिंसा और सत्याग्रह क्यों आवश्यक है, इसके बारे में लिखा गया है। तो आइए इसके आप प्रश्नों को समझते हैं और इस वर्कशीट, इस जो कंटेंट दिया हुआ है, अनुच्छेद दिया हुआ है, इसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं और देते हैं। तो आइए हम एक एक प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? तो आप देखेंगे कि उस कंटेंट में, अनुच्छेद में सत्याग्रह के बारे में लिखा गया है कि सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य का आग्रह। महात्मा गांधी का मानना था कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। दूसरा प्रश्न है, आत्मा का मूल क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है, आत्मा का मूल सत्य है, क्योंकि सत्य ही शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार है। तीसरा प्रश्न है, युद्ध के देवता की उपासना कौन करता है? तो उसमें गद्यांश में लिखा हुआ है कि युद्ध के देवता की उपासना अंग्रेज करते हैं, वहीं अंग्रेज ही इसीलिए अंग्रेज जो हिंसक होते हैं। चौथा प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, उपरोक्त गद्यांश में महात्मा गांधी के विचार को दर्शाया गया है। महात्मा गांधी का कहना है कि सत्य ही व्यक्ति का मूल होता है। व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलते हुए हिंसा से दूर रहना चाहिए। अहिंसा के माध्यम से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं और बड़ी से बड़ी लड़ाई को समाप्त कर सकते हैं, यानी हम स्थायी रूप से शांति स्थापित कर सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। और आज का संदेश है, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। बच्चों, हम सभी को पता है कि कोविड का संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए हमें अपने जो प्रिकॉशंस है वो पूरी तरह से फॉलो करनी है। अपने हाथ को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहें, मास्क पहनें तथा बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसा करके ही हम स्वयं का और अपने समाज का इससे बचाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, इस वर्कशीट के लिए आप इन प्रश्नों के लिखें, समझें और पढ़ें, ताकि आपको ये चीज़ों को लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाए और याद हो जाए, ताकि आप परीक्षा में इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, पढ़िए और समझिए तथा सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।